हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के मुनीम केमिस्ट्री क्लासेस पर। एल्कीन्स की जो प्रिपरेशन है वो हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम शुरू करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन्स। अब देखिए, एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो होती है आपके इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्कीन की जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैकेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जो डिफरेंट रिएक्शंस हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम रिएक्शन की बात करें तो आपके दे रखा हाइड्रोजिनेशन। अब देखिए, हाइड्रोजिनेशन नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। वाटर अगर जुड़ता है तो उसको हम हाइड्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। तो हाइड्रेशन और हाइड्रोजिनेशन आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजिनेशन में आप हाइड्रोजन जोड़ रहे हो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, तो ये तो आपके हो गए रिएक्टेंट। और निकिल या फिर पैलेडियम या प्लेटिनम ये क्या हो गए? कैटलिस्ट। तो देखिए, कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने का काम करता है। तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है और क्या बन जाएगा? एल्केन। ये रिएक्शन मैंने आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में पढ़ा रखी है। इसको आप सबातिया सैंडन रिएक्शन भी कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर ये दे रखा है एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। हेट्रोजीनस कैटलिस्ट का मतलब विषमांगी उत्प्रेरक। कहने का मतलब यह है कि जब आपके कैटलिस्ट और रिएक्टेंट की भौतिक अवस्था समान नहीं होती है, मतलब डिफरेंट फेज होती है, तो उसको हम हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कह सकते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं, या हेट्रोजीनस कैटलाइसिस कह सकते हैं प्रोसेस को। तो यहाँ पर आपके हेट्रोजीनस कैटलिस्ट क्यों है? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है और ये किस में है? गैसेस फॉर्म में। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दे रखा हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज अ सिस, ब्रैकेट में दे रखा है सिन एडिशन। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है? सिस और सिन एडिशन का मतलब क्या है? देखिए, मतलब इसको आप ऐसे समझिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। जैसे मैंने कहा, ये कार्बन और ये कार्बन डबल बॉन्ड है और बाकी की जो दो वैलेंसी है वो ऐसी है, मतलब पूरा ये प्लेन है। ठीक है, ये प्लेन है आपके कार्बन। जैसे मान लीजिए कि ये है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये पूरा एक प्लेन है। तो अब आप देखेंगे कि ये बोर्ड में आपके कार्बन और ये दो बॉन्ड है, ये कार्बन दो बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड है। अब ये आपके क्या है? पी ऑर्बिटल ऐसे होता है। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो यहाँ और यहाँ, ऊपर और नीचे होती है। तो ये मैंने कहा मॉलिक्यूलर प्लेन है, कार्बन और कार्बन, ये आपके दो वैलेंसी इधर, दो वैलेंसी इधर। अब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे है। अब अटैक ऊपर से भी हो सकता है और अटैक नीचे से भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जब बॉन्ड टूटेगा, पाई बॉन्ड, तो दो ग्रुप जुड़ेंगे दोनों कार्बन पे। तो अब जो दो ग्रुप जुड़ रहे हैं वो दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं या एक ऊपर से और एक नीचे से जुड़ रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर दोनों सेम साइड से जुड़ रहे हैं तो उसको आप सिस एडिशन या सिन एडिशन कह सकते हो। दोनों टर्म काम में आ सकती है। वैसे एक्चुअल तो सिन टर्म होती है, लेकिन सिस भी काम में ले सकते हो। तो अगर कहीं पर लिखा हुआ सिस एडिशन या फिर सिन एडिशन, देखिए सिस एक प्रोडक्ट बन रहा है वो अलग बात है। यहाँ पर सिस एडिशन का मतलब सिस प्रोडक्ट ही सिस ट्रांस वाला। सिस एडिशन या सिन एडिशन का मतलब ये है कि जो दो ग्रुप जुड़े हैं दोनों कार्बन पे वो सेम साइड से जुड़ रहे हैं। और इसका अपोजिट होता है ट्रांस एडिशन। उसमें क्या होता है कि ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, अगर इस कार्बन पे ऊपर से जुड़ रहा है तो दूसरे कार्बन पे क्या होगा? नीचे से। उसको कहते हैं ट्रांस एडिशन या एंटी एडिशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी टाइप की है? सिन एडिशन। किसकी टाइप की है? सिन एडिशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बेसिक सी चीजें हैं, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है क्योंकि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आजकल आते हैं। तो वहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। वो आप कब पहचान सकते हो? जब आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो ये जो आपकी रिएक्शन है वो कौन सी है? सिन एडिशन। आगे दे रखा है रेट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन इज स्टेरिकली कंट्रोल्ड। अब देखिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करती है। एक तो हम नॉर्मल कह देते हैं कि भाई किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, वो एक नॉर्मल ट्रेंड होता है या नॉर्मल ऑर्डर होता है। लेकिन जब हम पर्टिकुलर रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो आपके रिएक्शन के मैकेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन के मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं तो रिएक्शन है स्टेरिकली कंट्रोल्ड। ठीक है, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर होगा इसका मतलब क्या है? जिसमें स्टेरिक इंटरेंस कम होगी, मतलब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होंगे उसमें रिएक्शन फास्ट होगी, और जैसे जैसे आप ग्रुप लगाते जाएंगे बल्कि ग्रुप, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई आर ग्रुप नहीं है, एल्काइल कोई ग्रुप नहीं है, यहाँ पर इथेन है, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है। फिर आपने एक आर लगाया, रिएक्टिविटी कम हो गई। फिर आपने दो आर लगाया, रिएक्टिविटी और कम हो गई। फिर आपने तीन आर लगाया, रिएक्टिविटी और कम हो गई। फिर आपने चार आर लगाया, रिएक्टिविटी और कम होगी। मतलब जैसे जैसे आपके सब्सटीट्यूएंट ऐड हो रहे हैं वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रही है? कम हो रही है। अब देखिए, यहाँ पर ये रिएक्शन दे रही है हाइड्रोजिनेशन। इसके ऑल्टरनेटिव में मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन करना है तो सबसे कॉमन कैटलिस्ट तो ये वाला आपके आता है। इसके अलावा एक कैटलिस्ट और है जिसमें कई बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विल्किंसन कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट? विल्किंसन।
अब इस पे कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस पे क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं कि जो विल्किंसन कैटेलिस्ट है, सबसे पहले तो ये है कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो फॉर्मूला मैं आपको लिख देता हूँ, ये आपके फॉर्मूला होता है RHPPH3 का होल थ्राइस और Cl, ये आपके फॉर्मूला है, ठीक है। विल्किंसन कैटेलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, RHPPH3 होल थ्राइस Cl, मतलब ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फिन क्लोरोरोडियम, ये आपके क्या है, विल्किंसन कैटेलिस्ट का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटेलिस्ट पे आरपीएससी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि विल्किंसन कैटेलिस्ट में कौन सा ट्रांजिशन मेटल काम में आता है या कौन सा ट्रांजिशन मेटल होता है, तो ये आपके रोडियम हो जाएगा। फिर विल्किंसन कैटेलिस्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये हो जाएगा RHPPH3 का होल थ्राइस Cl। अब देखिए हो सकता है वो थोड़ा आगे पीछे करके लिख दे, लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा। तो कौन सा मेटल प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आरपीएससी ने पूछ रखा है। कि इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है, वो आरपीएससी ने पूछ रखा है। उसके बाद विल्किंसन कैटेलिस्ट क्या काम में आता है, किस काम में आता है, तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन जो है उसमें एज ए कैटेलिस्ट काम आता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन में क्या है, एज अ कैटेलिस्ट काम में आता है। और विल्किंसन कैटेलिस्ट जो है वो भी क्या है, स्टेरिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन होती है। तो स्टेरिकली लेस हिंडर्ड डबल बॉन्ड जो है उस पर रिएक्शन क्या होती है, फास्ट होती है। तो यहाँ पर विल्किंसन कैटेलिस्ट पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये बेसिकली 2-3 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि कौन सा मेटल है, क्या फॉर्मूला और किस काम में आता है, ठीक है। हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है निकिल, ये तो आपके हेट्रोजीनस का एग्जाम्पल है, हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट। और विल्किंसन कैटेलिस्ट जो है वो होमोजीनस कैटेलाइसिस का एग्जाम्पल है। तो विल्किंसन कैटेलिस्ट जो है वो क्या कर रहा है, होमोजीनस कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। तो विल्किंसन कैटेलिस्ट होमोजीनस कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। और रिएक्शन कौन सी है, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्किन। तो ये विल्किंसन रिएक्शन से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, ये हाइड्रोजिनेशन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हेलोजिनेशन रिएक्शन दे रखी है। हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या दे रखा है, सबसे पहले बात करें तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। रिएक्टिविटी ऑर्डर दे रखा है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सी रिएक्शन के लिए आप याद रख रहे हो। एक तो है हेलोजिनेशन का फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है। एक ये है, तो कई बार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है। हालांकि ऑर्डर तो आपके सेम ही दे रखा है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सी रिएक्शन का आपने ऑर्डर याद करा है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या हो गया, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब इसमें दे रखा है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन जो है वो एक्चुअल में 2 तरीके से आप कर सकते हो। जो सबसे कॉमन अनसैचुरेशन का टेस्ट है 2 हैं। एक तो आपके बेयर रिएजेंट से होता है, ठीक है। बेयर रिएजेंट की अभी मैं बात नहीं कर रहा, जब रिएक्शन आएगी तब मैं बात कर लूंगा। दूसरा होता है ब्रोमीन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन में क्या दे रखा है, सॉल्यूशन ऑफ ब्रोमीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रेड ब्राउन कलर्ड। कि जो ब्रोमीन का सॉल्यूशन है कार्बन टेट्राक्लोराइड में वो रेड ब्राउन कलर का है, ठीक है। किस कलर का है, रेड ब्राउन कलर का है। अब देखिए, सबसे पहले बात अगर हम करें तो टेस्ट यहाँ लिखा हुआ है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। तो देखिए, टेस्ट कब हम काम में लेते हैं या टेस्ट शब्द कब आता है, तो केमिकल रिएक्शन तो हम काफ़ी सारी पढ़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि एल्कीन की काफ़ी सारी केमिकल रिएक्शन है, लेकिन सभी टेस्ट में नहीं आती। क्यों, क्योंकि जब हम टेस्ट कहते हैं, जैसे आप लैब में भी देखेंगे कि अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो टेस्ट हम कब किस रिएक्शन को टेस्ट कब कहते हैं, जब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद हमें इंडिकेशन मिले कि भाई रिएक्शन हुई है और रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो वहाँ पर आपको क्या एक हिंट मिलना चाहिए। अब हिंट कैसे मिल सकता है कि रिएक्शन के दौरान कोई कलर चेंज हो जाए, कोई पीपीटी आ जाए, कोई कलर्ड गैस इवॉल्व हो जाए, तो हम उस रिएक्शन को टेस्ट कहते हैं, जिसमें आपको पता चल जाए फिजिकली कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन कैसे पता चलेगा, कलर चेंज से। कैसे कि जो ब्रोमीन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, रेड ब्राउन कलर्ड है। अब जैसे आप ब्रोमीन के सॉल्यूशन में एल्कीन ऐड करेंगे तो क्या होगा, कलर डिसअपियर रैपिडली। क्यों, कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, मतलब कलर गायब हो जाएगा। कैसे, फॉर्मेशन ऑफ कलरलेस विस डाइब्रोमाइड। कहने का मतलब क्या हुआ कि एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसमें आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन की। तो जैसे आप रिएक्शन कराएंगे, ब्रोमीन का जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड वो टूट जाएगा और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट जाएगा और आपके क्या हो जाएगा, कार्बन पे दोनों पे क्या हो जाएगा, ब्रोमीन जुड़ जाएंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे रिएक्शन दे रखी है कि ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ब्रोमीन की रिएक्शन कराई और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर पाई बॉन्ड टूटा, 2 Br जुड़ गए। अब हुआ क्या कि ये कलर था, रेड ब्राउन कलर था, तो रिएक्शन से पहले तो कलर था, जैसे ही रिएक्शन हुई कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, क्योंकि विस डाइब्रोमाइड बन गया। तो ये क्या है, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन है। सिमिलर आपके बेयर एजेंट से टेस्ट होता है, वो भी हम आगे देख लेंगे जब आएगा। चलिए, तो ये आपके हो गया टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखी है कि बेंजीन जो है वो टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन नहीं देता, मतलब अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। अनसैचुरेशन का मतलब क्या है कि अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है उसको अनसैचुरेशन कहते हैं, ठीक है, असंतृप्त। तो अनसैचुरेशन मतलब आपके पाई बॉन्ड प्रेजेंट है,
तो अगर पाई बॉन्ड प्रेजेंट है वो अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो। लेकिन बेंजीन के पास 3 पाई बॉन्ड है लेकिन वो अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। उसका कारण क्या है कि बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर आप एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसकी एरोमेटिसिटी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। और एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। इसलिए क्या होता है, बेंजीन ये टेस्ट नहीं देता। और नॉर्मली बेंजीन एडिशन रिएक्शन नहीं देता, क्यों? क्योंकि उसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अब मैंने शब्द काम मिला नॉर्मली, ऐसा नहीं है कि बेंजीन एडिशन रिएक्शन देता ही नहीं है, नॉर्मल केस में नहीं देता, ठीक है, आपको ध्यान रखना। तो ये टेस्ट नहीं दे रहा। इसके कंपैरिजन में एक एक्सेप्शन क्या है, साइक्लोप्रोपेन। अब आप देखेंगे साइक्लोप्रोपेन जब आप देख रहे हैं तो वहाँ पर आपको कोई पाई बॉन्ड नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी वो क्या होता है, अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। उसके 2 रीज़न आप कह सकते हो। एक तो आपके रीज़न है कि इसमें स्ट्रेन प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन भी आरपीएससी पूछती है। अब देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन हो जरूरी नहीं है। अब वो पूछता है कि कौन से साइक्लो एल्केन है जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट है, तो आंसर क्या होगा, साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन में सबसे ज़्यादा स्ट्रेन प्रेजेंट है। दूसरी बात क्या है, ये जो बॉन्ड है इसको हम बनाना बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, बनाना। अब बनाना बॉन्ड कहने का मतलब एक्चुअल में क्या है कि ऑब्लिक बॉन्ड है। ऑब्लिक का अंदर ना तो पूरी तरह से सिग्मा बॉन्ड की कैटेगरी में आ रहा है, ना पूरी तरीके से पाई बॉन्ड की कैटेगरी में आ रहा है। तो ये बनाना बॉन्ड कैरेक्टर है, तो इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड कैरेक्टर भी है और पाई बॉन्ड कैरेक्टर भी है। अब देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता, तो यहाँ पर क्या है कि ये भी अनसैचुरेशन का टेस्ट देता है। चलिए आगे आ जाते हैं वापस। ये रिएक्शन आपके दे रखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रिएक्शन किसके साथ कराई आपने, ब्रोमीन के साथ। कार्बन टेट्राक्लोराइड रूम टेम्परेचर है और डार्क के प्रेजेंस में है, तो ये आपके विस डाइब्रोमाइड बन गया। जेमिनल और विसिनल, अगर एक ही कार्बन पे 2 एलोजन है तो जेमिनल, और अगर एडजेसेंट पे एक एक है तो विसिनल। अब आती है बात मैकेनिज्म की। अब देखिए मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले स्टेप 1 दे रखा है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। अब देखिए वैसे देखा जाए तो ब्रोमीन जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि 2 ब्रोमीन एटम सेम है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, तो कोई चार्ज नहीं है, मतलब कोई पार्शियल चार्ज नहीं है। लेकिन जैसे ये एल्कीन के पास आता है तो इसका पोलराइजेशन हो जाता है। कैसे? कि ये मान लीजिए एल्कीन है, तो एल्कीन का ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये आपके ब्रोमीन मॉलिक्यूल है, एक Br ये और एक Br ये। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास ये Br आएगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट होने लग जाएगा। ठीक है, इंड्यूस चार्ज जनरेट हो जाएगा। इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा तो इस पर पार्शियल क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन। तो जो ब्रोमीन मॉलिक्यूल है इसका क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगा ड्यू टू पाई क्लाउड ऑफ एल्कीन। तो एल्कीन का जो पाई क्लाउड है उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसका पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब क्या है, डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव चार्ज इस पर आ जाएगा। ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है। अब पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने का मतलब क्या है कि ये आपके एल्कीन है और ये Br जो पोलराइज हो गया है। अब ये जो पॉजिटिव वाला है ये क्या है, इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा है। पाई कॉम्प्लेक्स का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि जो ब्रोमीन है वो किसी पर्टिकुलर एक कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, उसको पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड आप कह सकते हो। तो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये ब्रोमीन मॉलिक्यूल आ गया, तो ये जो पॉजिटिव वाला है ये आपके पाई बॉन्ड के पास क्लाउड के पास आ जाएगा, इस पर डेल नेगेटिव आ जाएगा। इसको हमने कह दिया पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है स्टेप थर्ड, फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। तो देखिए पहले पाई कॉम्प्लेक्स बनता है, उसके बाद साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बनता है। तो साइक्लिक ब्रोमोनियम जब आपने आयन बनाया तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, और जब ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हो जाएगा। तो ये एक Br जो है जुड़ गया। अब Br पे पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि 2 बॉन्ड आप शो कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव आ गया, दूसरा Br क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये आप इसको ऐसे कह सकते हो कि ये बॉन्ड इसके पास आ जाएगा, तो ये Br नेगेटिव निकल गया, ये प्लस है, ये इसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये Br प्लस इसमें जुड़ गया और ये Br नेगेटिव बाहर हो गया। अब आप देखेंगे अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन, ये इंपॉर्टेंट है बहुत। क्यों? क्योंकि आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि अभी मैंने आपको बताया था सिन एडिशन और एंटी एडिशन, तो आप देखेंगे कि 90% केस में सिन एडिशन होता है। क्यों? दोनों रिएजेंट जो है या दोनों जो ग्रुप हैं जुड़ेंगे वो एक ही साइड से आते हैं और जुड़ जाते हैं। अगर आप एंटी एडिशन कराना चाह रहे हो, समझ आ रही बात, सिन एडिशन और एंटी एडिशन, एंटी एडिशन मतलब ट्रांस एडिशन। अगर आप ट्रांस एडिशन कराना चाह रहे हो तो उसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि मतलब एक साइड दोनों ब्लॉक हो जाए और फिर दूसरा ग्रुप जो है वो नीचे से अटैक करे, वो एंटी एडिशन की कंडीशन है। तो वो दोनों ब्लॉक कब होगा, जब आपके साइक्लिक आयन बनेगा। अब वो साइक्लिक कोई सा भी आयन बन सकता है, तो ये यहाँ पर क्या बन रहा है, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। अब साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन से क्या हुआ कि इसकी जो दोनों सेम साइड थी वो इस अकेले ब्रोमीन एटम ने क्या कर दी, ब्लॉक कर दी। अब क्या होगा, अटैक ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो पहले तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव वाला जुड़ गया।
अब जो नेगेटिव वाला है वो अटैक करेगा बैक साइड से। कहाँ से अटैक करेगा? बैक साइड से, क्योंकि एक साइड तो ये जुड़ गई, अपोजिट साइड से अटैक करेगा। तो आपने देखा कि ये ऊपर ये वाला ब्रोमीन है तो ये नीचे से अटैक कर रहा है, इसने यहाँ से अटैक करा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। तो आपने देखा ये Br ऊपर जुड़ गया और ये Br नीचे जुड़ गया, मतलब अपोजिट साइड जुड़ गया। तो ये क्या हो गया? ट्रांस और एंटी एडिशन। तो ट्रांस और एंटी एडिशन की कंडीशन क्या है? जब साइक्लिक आयन बनता है। क्या बनता है? साइक्लिक आयन। तो ये आपके मैकेनिज्म दे रखा है। देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल में क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना चाहे मैकेनिज्म पे बन सकता है। जैसे सिंपली ये पूछ ले कि भाई आपके एडिशन का टाइप क्या है, तो यहाँ पर ट्रांस एडिशन हो रहा है। और इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे चेक किया कि जब आप कोई नेगेटिव आयन ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप ब्रोमीन की रिएक्शन करा रहे हैं और आपने कोई सॉल्ट डाल दिया इसमें, जैसे NaCl डाल दिया। अब NaCl आपने अगर डाला है तो Cl- प्रेजेंट है, लेकिन Cl- अगर डायरेक्ट खुद अटैक करता तो दोनों साइड Cl जुड़ जाते हैं, लेकिन दोनों साइड Cl ना जुड़ के क्या हुआ? एक Br और एक Cl जुड़ रहा है। कहने का मतलब ये कि ये तो पहले बनेगा ही बनेगा, उसके बाद जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। ठीक है, अब न्यूक्लियोफाइल वो Br- भी हो सकता है और Cl- भी हो सकता है। तो अगर आपने कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल साथ में ऐड कर दिया है तो यहाँ पर प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आएगा कि एक Br तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ये वाला। दूसरा जो नेगेटिव वाला पार्ट है वो Br भी जुड़ सकता है और जो दूसरा आप न्यूक्लियोफाइल लेंगे वो भी ऐड हो सकता है। तो कुल मिला के आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो एडिशन हो रहा है वो क्या हो रहा है? एंटी एडिशन हो रहा है। हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन की स्टीरियोकेमिस्ट्री पे आरपीएससी क्वेश्चन पूछती है। अब क्वेश्चन क्या पूछती है, उसको कैसे सॉल्व करना है, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कैसे सॉल्व करना है और जनरलाइज फॉर्म में आपको कैसे याद रखना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आपके एल्कीन है। अब कंडीशन यहाँ क्या ले ली इसने कि जो एल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमरी शो करती है उसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है 2-ब्यूटीन। तो 2-ब्यूटीन की आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन के साथ, तो जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको पता है, अभी मैंने आपको बता दिया कि जो हेलोजन का एडिशन हो रहा है एल्कीन पे, वो कौन से टाइप का एडिशन है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन का मतलब उसको आप ट्रांस एडिशन भी कह सकते हो, जहाँ पर एक ग्रुप ऊपर से जुड़ रहा है और एक ग्रुप नीचे से जुड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप प्रोडक्ट शो करेंगे तो मैंने इसको ऐसे शो कर दिया कि ये CH3 CH एक Br ऊपर बना दिया, CH एक Br नीचे बना दिया और CH3, और यहाँ पर लगा दिया स्टार। अब देखिए ऊपर और नीचे से जुड़ रहा है, ये तो एडिशन का टाइप हो गया, ये एक अलग चीज हो गई। अब जो ओवरऑल प्रोडक्ट बन रहा है उसकी स्टीरियो क्या होगी, ये कंडीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, दो कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि एक तो रिएक्टेंट की स्टीरियो क्या है और जो एडिशन हो रहा है वो कौन से टाइप का है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसकी भी स्टीरियो है, एडिशन जो हो रहा है उसकी भी स्टीरियो, और जो रिएक्टेंट है उसकी भी स्टीरियो। मतलब तीन तरीके से स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो साथ में चल रही है। ठीक है, इसके स्टीरियो, इसकी स्टीरियो और प्रोडक्ट की स्टीरियो। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो बीच के जो दोनों कार्बन है, सेकंड और थर्ड पोजीशन वाले, ये आपके किरल कार्बन बन गए। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो चारों ग्रुप हैं वो क्या हो गए? डिफरेंट। अब किरल कार्बन होने से इनकी अपने आप में क्या हो गई? स्टीरियो केमिस्ट्री हो गई। अब स्टीरियो केमिस्ट्री जब आप देखेंगे तो दो तरीके से ये प्रोडक्ट शो कर सकता है, या तो इरिथ्रो या थ्रियो। इरिथ्रो क्या होता है, थ्रियो क्या होता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री में। इरिथ्रो का मतलब दोनों ग्रुप जो है सेम, वो क्या हो गए? सेम साइड आ गए। और थ्रियो में क्या है, जो सेम ग्रुप है वो क्या हो गए? अपोजिट साइड आ गए। ठीक है, ये सिस ट्रांस की बात नहीं कर रहा, ये तो सिंपल इरिथ्रो। अगर आपके जो दो किरल कार्बन है उनके जो ग्रुप है, जैसे हाइड्रोजन को ले लो, दोनों सेम साइड आ गए तो इरिथ्रो, और अपोजिट साइड आ गए तो थ्रियो। तो अब यहाँ पर आपके प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या है कि इरिथ्रो है या थ्रियो है। तो वहां पर आपको कैसे याद रखना है कि कब इरिथ्रो बनेगा और कब थ्रियो बनेगा, वो कैसे करें। तो देखिए इसको मैंने एक जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है, आप इस रिएक्शन के लिए याद रख सकते हैं, और ओवरऑल कोई सी भी रिएक्शन हो या कोई सी भी स्टीरियो उसके लिए आप याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको याद क्या करना है, एक्चुअल में तीन चीज का पेयर बन रहा है। एल्किन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, एडिशन की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है, और प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या है। तीनों को कंबाइंड करके रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पर आपकी कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर एल्किन की जो स्टीरियो है दो तरह की हो सकती है, सिस हो सकती है या ट्रांस हो सकती है। एडिशन का जो टाइप है या एडिशन की जो स्टीरियो है दो तरह की हो सकती है, या तो सिन हो सकती है या एंटी हो सकती है। सिन को आप सिस कह सकते हो और एंटी को आप ट्रांस कह सकते हो, लेकिन मैंने सिन और एंटी रखा ताकि कंफ्यूजन ना हो इसमें। और प्रोडक्ट की जो स्टीरियो है दो तरीके हो सकती है, या तो इरिथ्रो हो सकती है या थ्रियो हो सकती है। अब देखिए इसको याद करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने एक ट्रिक से आपको याद करना आसान बना दिया। कैसे कि आपने बोर्ड मास पढ़ा होगा, वहां पर जब मल्टीप्लिकेशन आप करते हो तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि आप जब साइन को मल्टीप्लाई करते हो तो साइन जो रिजल्ट में आएगा वो क्या होगा। जैसे मान लीजिए प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा? प्लस।
माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा प्लस, लेकिन प्लस माइनस को और माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में क्या आएगा माइनस। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे समझिए कि सेम साइड है तो सिस है, सेम साइड से एडिशन हो रहा है तो सिन है, और ग्रुप सेम साइड है तो क्या है इरिथ्रो। मतलब ये तीनों सेम साइड से जुड़े हुए हैं, सिस, सिन और इरिथ्रो। और अपोजिट साइड से कौन जुड़ा हुआ है, ट्रांस, एंटी और थ्रियो। तो जो सेम साइड वाले हैं उसको मैंने प्लस साइन दे दिया, सिस को प्लस दे दिया, सिन को प्लस दे दिया और इरिथ्रो को प्लस दे दिया। और जो अपोजिट साइड वाले हैं उनको मैंने माइनस साइन दे दिया, तो ट्रांस को माइनस दे दिया, एंटी को माइनस दे दिया और थ्रियो को माइनस दे दिया। अब आपको क्या करना है, आपको केवल चेक करना है कि एल्कीन की स्टीरियो क्या है और एडिशन की स्टीरियो क्या है। अब जैसे मान लीजिए इसका मुझे आंसर निकालना है, तो मैंने क्या कहा, मान लीजिए ये एल्कीन जो है सिस है, क्या है सिस। अब एल्कीन सिस कंडीशन में दे दी। अब ब्रोमीन का एडिशन ये तो फिक्स है, ठीक है, तो एडिशन का टाइप फिक्स हो गया। एल्कीन की ज्योमेट्री चेंज कर सकते हो क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एडिशन जो है वो कौन से टाइप का हो रहा है, एंटी। तो अब जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो कैसे आप फॉलो करोगे कि सिस जो है पॉजिटिव को शो कर रहा है और एंटी जो है नेगेटिव को। ये तो मैंने केवल समझने के लिए बना दिया। अब प्लस माइनस को आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा। माइनस हमने किसके लिए शो कर रखा है, थ्रियो के लिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपके सिस 2 ब्यूटीन दे रखा है और ब्रोमीन का अगर आप एडिशन करा रहे हो तो आपके थ्रियो बनेगा। क्या बनेगा, थ्रियो। और थ्रियो अगर बन गया तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर। और पेयर ऑफ एनेंटियोमर बन रहा है मतलब क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर बन रहा है। क्या बन रहा है, रेसिमिक मिक्सचर। अब मान लीजिए कि मैंने सिस की जगह ट्रांस दे दिया। मैंने क्या करा, सिस की जगह ट्रांस दे दिया, तो ट्रांस माइनस के लिए माइनस शो कर रहा है ट्रांस, और एंटी भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो प्लस किसके लिए हम कह रहे हैं, इरिथ्रो के लिए। तो यहाँ पर इरिथ्रो बनेगा। अब नॉर्मली जो इरिथ्रो है, अगर एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, एल्कीन सिमेट्रिकल का मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे दोनों साइड बराबर आ रही है तो ये सिमेट्रिकल है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो ये मिजो हो जाएगा, प्लेन लग जाएगा। और अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो इरिथ्रो भी क्या बनेगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा। क्या बनेगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर। तो यहाँ पर आपको याद करना आसान हो गया। प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, मतलब सिस एल्कीन पे सिन एडिशन होगा तो इरिथ्रो बनेगा। सिस एल्कीन प्लस है और एंटी एडिशन आपने करा दिया, प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस थ्रियो बन जाएगा। अगर एल्कीन ट्रांस है और एडिशन सिन करा रहे हो तो माइनस प्लस माइनस थ्रियो बन जाएगा। एल्कीन ट्रांस है और एंटी एडिशन करा रहे हो तो माइनस माइनस प्लस इरिथ्रो बन जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके लिए केस दे रखा है कि एल्कीन और एंटी एडिशन, तो आपके लिए एंटी एडिशन वाले केस दे रखे हैं जो आरपीएससी ने पूछ रखे हैं। मतलब सिन एडिशन वाले तो नहीं पूछ रखे, हेलोजन के केस में पूछ रखा है, मतलब आपसे ये 2 पूछ रखे हैं। तो आपको क्या करना है, चाहो तो ये 2 याद रख लो, दूसरे का रिजल्ट चेंज हो जाएगा, चाहो तो पूरा याद रख लो। अब यहाँ पर आपको क्या याद रखना है कि सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन हो रहा है तो थ्रियो बनेगा, और ट्रांस एल्कीन पे एंटी एडिशन हो रहा है तो इरिथ्रो बनेगा। तो सीधा सीधा अगर आप केवल हेलोजन के लिए याद रखना चाह रहे हो तो आप क्या याद रख सकते हो कि सिस एल्कीन से, क्योंकि हेलोजन के लिए तो फिक्स हो गया, सिस एल्कीन से थ्रियो बनेगा और ट्रांस से क्या बनेगा, इरिथ्रो। और 2 ब्यूटीन ले लिया तो आपके थ्रियो के लिए तो हमेशा पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनेगा। और इरिथ्रो जो है अगर सिमेट्रिकल एल्कीन नहीं है तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर, और सिमेट्रिकल है तो मीजो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पेयर ऑफ एनेंटियोमर मतलब रेसिमिक मिक्सचर। तो ये आपके ओवरऑल मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो आपको कुल मिला के केवल इतना सा याद रखना है कि अगर सिस एल्कीन है तो थ्रियो बनेगा, थ्रियो का मतलब पेयर ऑफ एनेंटियोमर रेसिमिक मिक्सचर। ट्रांस एल्कीन है तो इरिथ्रो बनेगा। अब एल्कीन सिमेट्रिकल है तो मीजो हो जाएगा, और सिमेट्रिकल नहीं है तो पेयर ऑफ एनेंटियोमर इसमें भी बन जाएगा और रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, नॉर्मली वो 2 ब्यूटीन से पूछता है। तो ये मैंने क्लियर कर दिया। जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगी कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दे दिया इफ एल्कीन इज सिमेट्रिकल, इरिथ्रो जो है बनेगा, और इरिथ्रो में भी क्या बन जाएगा, मीजो। तो मीजो जो है वो इरिथ्रो की एक्सट्रीम कंडीशन है, मतलब पूरा जब प्लेन लग जाएगा तो आपके क्या हो जाएगा, मीजो। अगर प्लेन नहीं लग रहा, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर 2 ब्यूटीन की जगह 2 पेंटीन दे दिया, तो यहाँ पर कार्बन डिफरेंट हो जाएंगे, तब आपके प्लेन नहीं लगेगा, मीजो नहीं होगा, इरिथ्रो होगा, और इरिथ्रो में क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ एनेंटियोमर। चलिए इतना काफ़ी है, समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप याद कर लेना आंसर। ठीक है, क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। हाइड्रो हेलोजिनेशन। अब देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है हाइड्रो हेलोजिनेशन। नाम से पता, देखिए हमने पढ़ा था डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, जब आपको क्या बनाना था, एल्कीन बनाना था, तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन से आपको एल्कीन बनाना था। और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, हाइड्रो हेलोजिनेशन, मतलब डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का जस्ट अपोजिट कर दिया। क्लियर।
तो आपने क्या करा, एल्कीन ली और उसमें HX जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया, HX। अब ये जो रिएक्शन है एग्जाम में आरपीसी ने पूछ रखा है कि ये रिएक्शन है, इसमें मैकेनिज्म कौन सा फॉलो होगा, तो आपको पता है कि यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो जब आप इसमें एडिशन कराओगे, अब ये क्योंकि एल्कीन सिमेट्रिकल नहीं है, अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HX का एडिशन कराओगे तो X यहाँ भी जोड़ सकता है, यहाँ भी जोड़ सकता है, दोनों प्रोडक्ट बना दिए। यहाँ जुड़ रहा है तो ये मेजर है, यहाँ जुड़ रहा है तो ये माइनर है। अब ये मेजर माइनस कैसे है, मैकेनिज्म से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। जब आप सबसे पहले इसमें H+ ऐड करोगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन थे, इसको ऐसे समझो इंडक्टिव इफेक्ट से कि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है CH3, तो इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इलेक्ट्रॉन जाएंगे यहाँ पर, इसके बाद जाएंगे तो कार्बन पे नेगेटिव आ गया और इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो नेगेटिव पे तो जुड़ गया H, नेगेटिव पे क्या जुड़ गया, H, तो ये जुड़ गया H और इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर कार्बोकेटायन बन रहा है, क्या बन रहा है, कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन बनेगा उसके बाद X जुड़ जाएगा उस पर, ठीक है। तो ये मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो यहाँ पर आपको हाइड्रो हेलोजिनेशन में आंसर हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से निकालना है, ना कि मार्कोनिक रूल से। क्यों, मैक्सिमम केस में मार्कोनिक रूल से आंसर आ जाएगा, लेकिन जब वो थोड़ा सा टिपिकल केस देते हैं तो वहाँ पर मार्कोनिक रूल, क्योंकि रटा रटा रूल है, तो वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दिया तो फिर इफेक्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से आंसर निकालना है। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता तो फिर आंसर क्या हो जाता, चेंज, क्योंकि वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को बढ़ाने की जगह क्या करता, कम कर देता। अब यहाँ पर आपने क्या देखा कि X यहाँ जुड़ रहा है तो ये मेजर है, क्योंकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे जुड़ा है। तो आप इसको ऐसे याद रख लो जनरलाइज करके कि नेगेटिव पार्ट जो है वो आपके मोर स्टेबल कार्बोकेटायन पे जुड़ता है, और मोर स्टेबल कार्बोकेटायन कहाँ है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था CH3, तो यहाँ पर X जुड़ गया, ये आपके माइनर हो गया, ठीक है। तो ये मेजर और ये माइनर, इसको हम कहते हैं मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव रूल क्या होता है, वापस से बता देता हूँ कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जब आप HX जोड़ रहे हैं, मान लीजिए HX के एग्जांपल समझा रहा हूँ, तो HX में क्या है, एक पॉजिटिव पार्ट है और एक नेगेटिव पार्ट है। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, तो इसको आप ऐसे देखिए कि पॉजिटिव पार्ट जो है H, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो जिनके कंसेप्ट क्लियर होते हैं वो आपके मैकेनिज्म से आंसर निकालते हैं, और जिनके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते या जो केवल रटते हैं वो फिर ऐसे रूल उनको बनाने पड़ते हैं कि आपको केवल रटना पड़ जाए कि ऐसे हुआ ही है, मतलब कहाँ जुड़ेगा वो आपने याद कर लिया, रट लिया कि हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, ये आपने रट लिया। इसको आप हाइड्रोजन और हेलोजन की जगह पॉजिटिव और नेगेटिव भी कह सकते हो। पॉजिटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, और नेगेटिव पार्ट कहाँ जुड़ेगा, जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। ये आपके मार्कोनिकोव रूल है, लेकिन ये हमेशा फॉलो नहीं होगा। अगर उसने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया तो फिर आपको मोर स्टेबल कार्बोकेटायन से सॉल्व करना है। क्लियर है, मार्कोनिकोव रूल हो गया। इसको कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। रीजियो आइसोमर का मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। तो यहाँ पर ये जो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये आपके आपस में क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। इसको आप रीजियो आइसोमर कह सकते हो, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कह सकते हो। तो जब आपके दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और उन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर का, तो उसको हम रीजियो आइसोमर कहते हैं। और अब जब आपके दो प्रोडक्ट बने, अगर आपके दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी होती है और एक ही बनता है तो उसके लिए टर्म आती है स्पेसिफिक। अगर दो ऑर्डर की पॉसिबिलिटी और दोनों बन रहे हैं लेकिन एक ज़्यादा बन रहा है और एक कम बन रहा है तो उसके लिए टर्म आता है सिलेक्टिव। अगर मान लीजिए ऐसी कोई रिएक्शन मैं आपको दे दूं और मैं कह दूं कि ये 50% है और ये 50% है, तो ना तो वो स्पेसिफिक में आएगा ना वो सिलेक्टिव में आएगा। क्यों? क्योंकि सिलेक्ट किया कहाँ, दोनों 50-50% बन गए। तो अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में वो 50-50% दे दे तो वहाँ पर सिलेक्टिविटी नहीं है। सिलेक्टिविटी कब है? जब एक ज़्यादा हो और एक कम हो। तो इसको हम कहते हैं रीजियो सिलेक्टिविटी। क्या कहते हैं? रीजियो सिलेक्टिविटी। तो मार्कोनिकोव रूल और जो सेटजेफ रूल है ये रीजियो सिलेक्टिविटी को शो करते हैं। क्लियर? तो ये आपकी रीजियो सिलेक्टिविटी हो गई। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड जो हमने लिया है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? अब देखिए, आपने एडिशन ऑफ एल्कीन में हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया, सब्सटीट्यूशन ऑफ एल्केन में हेलोजन का रिएक्टिविटी ऑर्डर देख लिया। अब यहाँ पर आपके एडिशन जो हो रहा है HX का, HX की रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? HI की ज़्यादा, फिर HBr, फिर HCl। इसको आप ऐसे देख लीजिए, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है तो फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या हो गई? ज़्यादा हो गई। इसी रिएक्शन में आपके दे रखा है खराश इफेक्ट और पेरोक्साइड इफेक्ट। देखिए रिएक्शन सेम है, रिएक्शन क्या है? हाइड्रोहेलोजिनेशन, लेकिन यहाँ पर इफेक्ट जो है या हम कह सकते हैं मैकेनिज्म जो है वो चेंज हो गया।
खराश इफेक्ट और परऑक्साइड इफेक्ट में यहाँ पर हमने क्या करा है, परऑक्साइड ले लिया है। क्या ले लिया, परऑक्साइड। और परऑक्साइड लेने से जो मैकेनिज्म है वो चेंज हो गया। क्या हो गया कि ये जो मैकेनिज्म था वो था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जबकि यहाँ पर जो मैकेनिज्म होगा वो होगा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये डिफरेंस आ जाएगा। तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगा तो मैकेनिज्म क्या हो गया, चेंज। और मैकेनिज्म चेंज होने से जो है जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर वो भी क्या हो जाएगा, चेंज। मतलब यहाँ पर जो मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा था अब इसका जस्ट अपोजिट फॉलो होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनिक रूल। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, सेम आपके एल्कीन है और सेम HBr है, लेकिन ये परऑक्साइड हमने ले लिया। यहाँ पर परऑक्साइड लेने से जो है, जो कि आपके 2 ब्रोमो या आप कह सकते हो 2 हेलो प्रोपेन मेजर बन रहा था, अब यहाँ पर 1 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो क्या बन रहा है, मेजर। ऐसा नहीं है केवल यही बन रहा है, ये मेजर है, ये क्या है, मेजर। और 2 ब्रोमो प्रोपेन जो है वो क्या है, माइनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैकेनिज्म में पहले H+ ऐड होता है, उसके बाद X- जुड़ता है, जबकि यहाँ पर मैकेनिज्म जो है उसमें पहले Br रेडिकल जुड़ेगा, उसके बाद H रेडिकल जुड़ेगा। अब देखिए डिटेल जो मैकेनिज्म है ये मैं आपको रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में, GOC एंड रिएक्शन मैकेनिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर आप जाके डिटेल में देख सकते हैं। तो ये आपके फाइनली क्या हो जाएगा, मेजर बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इंपॉर्टेंट बात जो है, एंटी मार्कोनिक रूल फॉलो हो रहा है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर ये वाला जो है ये तो आपके HCl भी शो कर देगा और HBr भी शो कर देगा, ये वाली रिएक्शन तो। लेकिन खराश इफेक्ट और परऑक्साइड जो इफेक्ट है वो केवल और केवल HBr शो करता है। ये आपको ध्यान रखना है। HCl के लिए खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट फॉलो नहीं होता, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट आपके दे रखा है एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड। अब देखिए हाइपोहेलस एसिड, ये आपको नाम ध्यान रखना है, हाइपोहेलस एसिड, ठीक है। HOX को कहते हैं, क्या कहते हैं, HOX। अब जैसे मान लीजिए HOCl है तो हाइपोक्लोरस एसिड हो जाएगा। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइपोहेलस एसिड आप करा रहे हो, तो जैसे आपने क्या करा, एल्कीन की रिएक्शन कराई किसके साथ, हेलोजन प्लस वाटर। अब ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है कि हेलोजन प्लस वाटर या तो ऐसे लिख के दे सकते हैं या फिर HOX लिख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि कोई रिएक्शन आपने पढ़ी हो जिसमें मान लीजिए कि ब्रोमीन है और NaOH है, ठीक है। ये आपने पढ़ रखा है कि कोई रिएक्शन है जिसमें ब्रोमीन और NaOH काम में आ रहा है। अब इसको मैं चाहूँ तो NaOBr लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, NaOBr। या फिर अगर KOH होता तो KOBr। तो आप ये देखेंगे कि भाई आपने रिएक्शन में क्या पढ़ा है, ब्रोमीन और NaOH पढ़ा है, और जब एग्जाम में आया तो ब्रोमीन और NaOH ना लिखा हुआ आया और क्या लिखा हुआ आ गया, NaOBr। अब आप सोचेंगे कि NaOBr तो हमने कोई रिएक्शन में पढ़ा ही नहीं है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि ब्रोमीन प्लस NaOH को NaOBr लिख सकते हैं, या KOH अगर लिखूं तो KOBr लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि इसकी जगह में KOH कर दूं तो इसको मैं KOBr लिख सकता हूँ, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो रिएजेंट को चेंज करके लिख देता है क्वेश्चन को डिफरेंट करने के लिए, तो वहाँ पर फिर आप क्लिक नहीं कर पाते। अब आपको अगर याद आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि ब्रोमीन प्लस NaOH या ब्रोमीन प्लस KOH हमने कौन सी रिएक्शन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो जिसको याद होगा वो आसानी से बता देगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए कि ब्रोमीन और NaOH या ब्रोमीन और KOH हम कौन कौन सी रिएक्शन में काम में लेते हैं। तो वहाँ पर आप उसको NaOBr लिख सकते हो या KOBr लिख सकते हो। चलिए वापस आ जाते हैं। एल्कीन की रिएक्शन आप करा रहे हो हेलोजन प्लस वाटर से, जिसको आप HOX लिख सकते हो, ठीक है, हाइपोहेलस एसिड। अब यहाँ पर क्या होगा कि हाइपोहेलस एसिड में क्या जुड़ रहा है, एक तो X जुड़ रहा है और एक OH जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, X और OH। अब देखिए यहाँ पर आपके मैकेनिज्म लगभग क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम कैसे हो जाएगा कि अभी हमने ब्रोमीन वाला मैकेनिज्म देखा था, एडिशन ऑफ हेलोजन, साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन बना था और उसके बाद बैक साइड से अटैक हो गया था। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जो हेलोजन है वो साइक्लिक आयन बनाएगा और बैक साइड से किसका अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब OH का अटैक हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली जुड़ा क्या, X और OH। क्या जुड़ गया, X और OH। ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर बन क्या रहा है, हेलोहाइड्रिन। क्या बन रहा है, हेलोहाइड्रिन। अब देखिए हेलोहाइड्रिन नाम क्यों पड़ा, हेलो का मतलब हेलोजन और हाइड्रिन का मतलब OH। तो हेलोजन जुड़ गया और OH जुड़ गया, इसको हमने क्या कहा, हेलोहाइड्रिन। जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, हेलोहाइड्रिन। यहाँ पर जो एडिशन है वो क्या है, ट्रांस एडिशन। क्यों, क्योंकि साइक्लिक हेलोनियम आयन आपके बन रहा है। तो ये आपके जो है वो रिएक्शन दे रखी है। तो देखिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में जो है हमारी जो केमिकल रिएक्शन है एल्कीन्स की वो कंप्लीट हो जाएगी।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, और जो बेल आइकन है उसको भी आप हिट कर लेना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।